हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है शुभम और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स वर्ल्ड। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लास फिफ्थ हो या क्लास सिक्स या फिर कोई भी क्लास हो, जो मैथ्स का पहला चैप्टर रहता है वो नंबर सिस्टम के आसपास रहता है। या तो वो होगा रियल नंबर, या फिर व्हाट इज रेशनल और इरेशनल नंबर, या फिर फैक्टर्स और मल्टीपल्स, या फिर प्राइम और कॉम्पोजिट। तो आज मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना रहा हूं जिसमें कि आपको ये पता लगेगा कि हम किस नंबर को रियल नंबर बोलते हैं, किस नंबर को कॉम्पोजिट बोलते हैं, क्या हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, क्या रेशनल नंबर होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या मल्टीपल्स होते हैं। तो ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहेगी कि आपका पूरा जो नंबर क्लासिफिकेशन है वो आज खत्म हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैंने हेडिंग डाली। नंबर सिस्टम के अंदर जो पहला क्लासिफिकेशन होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहां पर होते हैं आपके रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अबव क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, मतलब वो नंबर, या फिर इसको हम इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। इमेजिनरी, पृथ्वी पर दो ही चीजें होती हैं, या तो वो वास्तविक रियल होंगी या फिर वो इमेजिनरी केवल कल्पनाओं में होंगी। तो जो नंबर केवल काल्पनिक होते हैं या फिर केवल हम उनको इमेजिन कर सकते हैं, रियल लाइफ में उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। लेकिन रियल नंबर्स वो होते हैं जो हम रियल लाइफ में देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं, वो रियल नंबर्स में आते हैं। तो क्लास 10th के ऊपर का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लास 10th तक जो मेन कॉन्सेप्ट है वो रियल नंबर से आता है। अब रियल नंबर का क्लासिफिकेशन आगे जरूरी हो जाता है, वो हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि रियल नंबर क्या होता है। तो मुझे ध्यान है कि क्लास 12th में मेरे टीचर ने मुझसे पूछा था कि रियल नंबर एक्चुअली में होता क्या है, और यकीन मानिए 99% क्लास को ये नहीं पता था कि रियल नंबर क्या होता है। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि रियल नंबर एक्चुअली में होता क्या है। तो बेसिकली जो रियल नंबर की डेफिनेशन है आप क्या दे सकते हैं कि एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। अगर आप क्लास 10 तक के स्टूडेंट हैं और आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं अभी तक, वो सभी रियल नंबर कहलाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि रियल नंबर एक्चुअली में होता क्या है, तो एवरी नंबर दैट वी हैव स्टडीड, वो सभी नंबर जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर के बाद का क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बाद आता है, एक तो होते हैं इरेशनल नंबर, एक होते हैं रेशनल नंबर। ये दो टाइप के नंबर्स होते हैं, इरेशनल और रेशनल। मैं इनका क्लासिफिकेशन आपको बताता हूं। सबसे पहले इनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। These numbers can be written in the form of P by Q। जो आगे वाली चीज है वो इंपॉर्टेंट है। P by Q का मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर हमारा Q जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। साथ ही में P और Q बोथ इंटीजर्स होने चाहिए इंडिविजुअली। P और Q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो नंबर है ऊपर नीचे, वो दोनों अपने आप में इंटीजर होने चाहिए और नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल, क्या P जीरो हो सकता है? हाँ, P कैन बी जीरो, P जीरो हो सकता है, लेकिन Q कैन नॉट बी जीरो, नीचे वाला नंबर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है इसको, मतलब अगर हम किसी भी नंबर को P by Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो एक रेशनल नंबर है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो इरेशनल नंबर है। तो यहां पे वो नंबर आएंगे, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q both are integers।
वो नंबर्स जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन वो दोनों इंटीजर्स नहीं होंगे, वही इरेशनल कहलाते हैं। मतलब इनके अलावा जो नंबर बचे रियल नंबर में वो सभी इरेशनल होंगे। ज्यादा अच्छी क्लैरिटी में एग्जांपल देकर समझाता हूं, उसके बाद इनकी डेसिमल वैल्यूज से भी हम समझ सकते हैं। रेशनल वो होते हैं जिनकी डेसिमल वैल्यूज आर आइदर या तो टर्मिनेटिंग होंगी और रिपीटिंग होंगी। अगर हम रेशनल नंबर की पॉइंट में वैल्यू निकालते हैं या तो वो पॉइंट वाला नंबर रुका हुआ नंबर होगा या रिपीट कर रहा होगा। इसके एग्जांपल मैं भी आपको दूंगा। सेकंड, यहां पर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल वैल्यूज आर नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर की जो डेसिमल वैल्यूज होती है ना ही वो रिपीट कर रही होती है ना ही वो टर्मिनेट कर रही होती है। अब ये तो हो गया, ऊपर वाला जो पॉइंट है वो है फ्रैक्शन बेस पे और नीचे वाला जो पॉइंट है वो है डेसिमल बेस पे। तो मैं आपको जो डेसिमल वैल्यूज है उसके हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। अगर मैं टर्मिनेटिंग की बात करूं तो टर्मिनेटिंग ऐसा नंबर होता है जो रुका हुआ नंबर है, जैसे 3.2, 6.9 माइनस के 95.643। ये नंबर आगे जाके रुक गए हैं, पॉइंट के बाद आगे जाके रुक गए हैं, तो ये सभी नंबर रेशनल नंबर होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं, रिपीटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ऐसे आता है 3.33 करके कुछ। या अगर मैं एग्जांपल लूं कोई और, तो मान लीजिए अगर मैंने ऐसे लिखा 6.121212, तो यहां पर 1212 रिपीट हो रहा है, तो एक फिक्स पैटर्न में कोई चीज रिपीट होती है तो वो हमारा रेशनल नंबर है। एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूं आपको। अगर कोई नंबर इस प्रकार से लिखा है 16.961, जहां ऊपर पॉइंट लगा हुआ है, अगर ऊपर पॉइंट लगा हुआ है इसका यह मतलब होता है कि केवल वही नंबर रिपीट होगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक प्रकार से रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल में या तो टर्मिनेटिंग नंबर होंगे या फिर रिपीटिंग नंबर होंगे। तो रिपीटिंग में जो होते हैं वो एक फिक्स पैटर्न में रिपीट करने चाहिए। एक फिक्स पैटर्न है, ये भी एक फिक्स पैटर्न है, ये भी एक फिक्स पैटर्न है, तो ये रेशनल नंबर हो गए। अब इरेशनल की बात करता हूं। जो इरेशनल मैंने बताया था, मैंने एक ही चीज लिखवाई थी यहां पे, नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर जो रिपीट भी ना करें और टर्मिनेट भी ना करें, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिख रहा हूं 1.632911706978 ये कुछ इस प्रकार का नंबर मैंने लिखा है जिसमें कोई भी पैटर्न आप ढूंढ नहीं पाओगे और ये नंबर आगे चलता हुआ भी जा रहा है। तो पॉइंट वाले या डेसिमल वाली वो वैल्यूज जो रिपीट भी ना करें और आगे मतलब चलती जाए, टर्मिनेट भी ना करें, वो एग्जांपल हो गया इरेशनल वैल्यूज का। तो ये तो हो गई डेसिमल वैल्यूज। बाकी जो दूसरी दिक्कत आती है वो आती है रूट वाली वैल्यूज ढूंढने में। ठीक है, अब उसका एग्जांपल मैं आपको अच्छे से करके दिखाता हूं, होपफुली आपको ये समझ में आया है। रेशनल में अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है वो आएगा, कोई नंबर रिपीटिंग है वो आएगा, लेकिन इरेशनल में केवल वो नंबर आएंगे जो ना ही टर्मिनेट कर रहे हो ना ही रिपीट कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो डेसिमल वैल्यूज हो गई। इसके बाद जो सेकंड दिक्कत आती है बच्चों को वो आती है रूट की वैल्यूज देखने में। बताता हूं मैं कैसे। रूट वाली वैल्यूज, जैसे अगर मैंने लिखा √9 तो ये रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 9 को हम 3 into 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसका आंसर 3 होता है, और 3 अपने आप में 3/1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है जिसलिए रेशनल हो गया। क्योंकि 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं और 3.0 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे करेंगे तो p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, ऐसे करेंगे तो ये रुका हुआ नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर मैं कोई एग्जांपल और बड़ा लेता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा 169, तो ये होता है 13 into 13,
इसका जो आंसर आएगा वो 13/1 आ जाएगा, या फिर 13 लिख सकते हैं, या फिर 13.0 भी लिख सकते हैं। ये सभी चीजें क्या बता रही हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर रूट ऑफ 23। रूट ऑफ 23 के कोई फैक्टर नहीं होंगे, तो आपको इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना होगा। वो लॉन्ग डिवीजन वाली मेथड वाली वीडियो मैंने डाल रखी है कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो इसका जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं, इसका आंसर आएगा 4.7 अप्रोक्स। लेकिन वो नंबर ना ही रिपीट होगा ना ही टर्मिनेट होगा। तो जब भी अंडर रूट के अंदर ऐसी वैल्यू आती है जो किसी का स्क्वायर ना हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर अंडर रूट के अंदर ऐसी वैल्यू आती है जो किसी का स्क्वायर ना हो तो वो इर्रेशनल कहलाएगी। अगर अंडर रूट के अंदर ऐसी वैल्यू आ रही है किसी का स्क्वायर होगा, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो वो रैशनल आउटकम देगा। तो अगर इसको डिफाइन किया जाए तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर इनसाइड अ स्क्वायर रूट, और यहां पर अगर लिखा जाए तो क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर इनसाइड अ स्क्वायर रूट। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो वो रेशनल हो जाएगा, और जब भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो वो इर्रेशनल रहेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मान लो इस प्रकार से लिखता हूं 125, तो ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, जिसमें से इसका पेयर बन के बाहर आ जाएगा। मेरा आंसर आएगा 5√5। अब √5 का जो आंसर है, 5 किसी का अपने आप में स्क्वायर नहीं है, तो जिस वजह से ये नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले जो नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होता है। ओवरऑल ये जो नंबर है फिर वो इर्रेशनल बनेगा, क्योंकि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, प्लस करें, या फिर कुछ भी करें किसी भी रेशनल नंबर के साथ, तो आपका आंसर इर्रेशनल होता है, जिस वजह से ये इर्रेशनल नंबर हो गया। तो मोटा मोटा ये रेशनल और इर्रेशनल का क्लासिफिकेशन है। अब आगे मैं रेशनल के बारे में बताता हूं आपको। तो रियल में जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन था वो इर्रेशनल और रेशनल में मैंने करा दिया है। अब रेशनल में आगे नंबर्स किस प्रकार से होंगे मैं आपको बताता हूं। या तो होंगे वो इंटीजर्स, या फिर होंगे वो डेसिमल या फ्रैक्शंस भी बोलते हैं इसको। डेसिमल और फ्रैक्शंस एक दूसरे के अपोजिट हैं। फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं? वो नंबर जो विदाउट डेसिमल पॉइंट होते हैं, जिसमें बिंदु नहीं होती, फुल पॉइंट नहीं लगा होता, विदाउट डेसिमल पॉइंट। डेसिमल वैल्यूज कौन सी होती हैं? विद डेसिमल पॉइंट। एग्जाम्पल अगर मैं यहां लिखूं तो एग्जाम्पल अगर मैं यहां लिख रहा हूं -16, 3, 33, 47, कोई पॉइंट वाला नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये इंटीजर्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, पॉइंट के बाद कुछ नंबर लिखा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर एग्जाम्पल होंगे 6.67 माइनस के 9.3। इसी को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी वो डेसिमल में लिखी जा सकती है, डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया है। तो आपके रेशनल नंबर दो जगह बढ़ जाते हैं, इंटीजर्स में और डेसिमल या फ्रैक्शंस में। फिर जो फ्रैक्शंस हैं वो आगे तीन जगह क्लासिफाई होते हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिसमें एक जगह न्यूमरेटर होता है ऊपर, और नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर। तो फ्रैक्शंस तीन जगह क्लासिफाई होते हैं। एक होते हैं प्रॉपर, एक होते हैं इम्प्रॉपर, और एक होते हैं मिक्स्ड। प्रॉपर में एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। 7/16 न्यूमरेटर वाला जो नंबर है वो छोटा होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा होगा। तो जिस नंबर में, जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो एक प्रॉपर का एग्जाम्पल हो गया। इम्प्रॉपर में उल्टा कर दूं, अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो वो एक इम्प्रॉपर नंबर है।
और इम्प्रॉपर को ही आगे सॉल्व करके अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, तो इम्प्रॉपर को ही सॉल्व करके अगर मैं मिक्स्ड में लिख दूं, तो ये मिक्स्ड है, ऐसे होता है। एक पूरा नंबर होल नंबर कहते हैं इसको, और ये फ्रैक्शन वैल्यू है इसमें। तो प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, और इम्प्रॉपर से ही मैं मिक्स को बना सकता हूं सारे। अब इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स आगे दो जगह क्लासिफाई होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव इंटीजर्स जिनमें नेगेटिव का साइन हो, जैसे माइनस के 31, माइनस के 16, और पॉजिटिव में आप जीरो को भी इंक्लूड कर सकते हो, इंक्लूडिंग जीरो लिख रहा हूं मैं यहां पे। जैसे अगर मैं लिखूं 3, 0, 9, 17, इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं, मतलब प्रॉपर नंबर विदाउट नेगेटिव साइन, प्रॉपर नंबर विद नेगेटिव साइन, तो वो इंटीजर्स हो जाते हैं। तो डेसिमल में या तो वो पॉइंट में लिखा जाएगा या फिर फ्रैक्शन वैल्यू में लिखा जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू में लिखा है तो मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा होगा, डेसिमल का मतलब विद डेसिमल पॉइंट होगा। तो ये दोनों एक जगह क्लासिफाई होते हैं, ये अलग जगह क्लासिफाई होते हैं। फ्रैक्शंस तीन टाइप के हो जाते हैं, फिर प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, इंटीजर्स, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब आगे बढ़ाता हूं मैं इसको, आगे कन्वर्सेशन को। तो ये रेशनल के पार्ट हो गए, इंटीजर्स और डेसिमल्स। आगे चलते हैं। तो इसके जो मैंने पार्ट्स लिखे थे वो थे इंटीजर्स और डेसिमल्स, या फ्रैक्शंस भी बोल सकते हैं इसको। डेसिमल कॉमा फ्रैक्शंस लिख देता हूं लगा के। अब आगे जो मैं कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। पॉजिटिव इंटीजर्स का, प्लस वाले जो हैं, ये दो जगह क्लासिफाई होते हैं, एक तो होल नंबर्स में और एक नेचुरल नंबर्स में। होल का मतलब होता है अपने आप में कंप्लीट, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, मतलब जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। होल का मतलब यह है कि वो अपने आप में कंप्लीट है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, मैंने किसी को 6 सेब दिए, तो वो कंप्लीट 6 सेब हैं, तो वो होल हो गया। और नेचुरल का मतलब प्रकृति। जब भी मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूं, मैं कभी भी 0 से काउंटिंग स्टार्ट नहीं करता, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1। प्रकृति ने हमें जब भी काउंटिंग का मौका दिया है, तो हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं करते। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे। होल नंबर कंप्लीट होते हैं। जैसे अगर मैंने किसी को 0 दिया, इसका मतलब मैंने उसको कुछ नहीं दिया, तो होल नंबर अपने आप में कंप्लीट है। या किसी ने मुझे 0 दिया, दैट मींस ही हैजंट गिवन मी एनीथिंग, उसने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन है तो वो कंप्लीट। आधा नहीं दिया लेकिन 0 दिया, तो इसका मतलब है होल मतलब कंप्लीट, अपने आप में कंप्लीट है ये नंबर। अगर मैं किसी को कुछ नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब मैं उसको 0 दे रहा हूं। और नेचुरल नंबर्स का मतलब है वो नंबर्स जो प्राकृतिक तौर से हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो होल का मैं मतलब लिखता हूं कंप्लीटेड इटसेल्फ, ये अपने आप में कंप्लीट है। और नेचुरल नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग, नेचुरल नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड होल नंबर्स कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो बस बेसिक फर्क क्या है, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। बस ये बेसिक डिफरेंस है। नेचुरल नंबर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं नेचर में, और होल नंबर अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए इसका मतलब होल होता है। अब आगे पॉजिटिव इंटीजर्स के बाद हम आ गए थे होल और नेचुरल पे। तो यहां पर मैंने इंटीजर्स को जो लिखा है, ठीक है, इंटीजर्स थे नेगेटिव और पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव को लिखा एक जगह होल, एक जगह नेचुरल। अब नेचुरल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, नेचुरल अगर मैं नंबर लिखूं तो ये इस तरीके से लिखे जा रहे हैं। अब नेचुरल में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं प्राइम और कॉम्पोजिट में। थोड़ा सा बड़ा बोर्ड लेना पड़ेगा। नेचुरल को हम कर सकते हैं क्लासिफाई 3 जगह पे। एक मैं लिख रहा हूं प्राइम, एक लिख रहा हूं कॉम्पोजिट, और एक होता है नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट।
नेचुरल में वो नंबर्स जिनके एग्जैक्टली केवल दो ही फैक्टर हों, मतलब उस पर्टिकुलर नंबर को केवल दो ही नंबर डिवाइड कर पा रहे हो, तो ऐसे नंबर प्राइम कहलाते हैं। और ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स दो से ज्यादा हों, मतलब उनको डिवाइड करने वाले नंबर दो से ज्यादा हों, तो वो कॉम्पोजिट कहलाते हैं। और नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट में कौन से नंबर आएंगे? वो नंबर आएंगे जिनके फैक्टर्स ना ही दो होते हैं ना ही दो से ज्यादा होते हैं। इसका मतलब उनके फैक्टर केवल एग्जैक्टली एक ही नंबर होता है, तो वो नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट में आएगा। तो प्राइम में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल हो गया 2, 3, 5, 7, ऐसे करके और नंबर भी आ जाएंगे। कॉम्पोजिट का एग्जांपल दूं तो कॉम्पोजिट का एग्जांपल होगा 4, 6, 8, 9, 10, इस तरीके से आगे नंबर आ जाएंगे। और नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट में एग्जांपल केवल 1 होगा। अब इसको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। 1 को डिवाइड करने वाला केवल एक ही नंबर है और वो खुद 1 ही है, तो ये 1 हो गया। 2 को डिवाइड करने वाले नंबर 2 हो गए, 1 और 2, तो यहां पर मैं काउंटिंग लिख रहा हूं, एक ही नंबर डिवाइड करता है, यहां पर 2 नंबर डिवाइड कर रहे हैं। 3 को डिवाइड करने वाले भी 2 ही नंबर हैं, 1 और 3, तो यहां पर भी 2 ही नंबर हो गए। 4 को डिवाइड करने वाले 1 है, 2 है और 4 है, तो यहां पर नंबर 3 हो गए जो 4 को डिवाइड कर रहा है। मतलब ये सभी फैक्टर्स लिख रहा हूं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। 5 को डिवाइड करने वाला केवल 1 और 5 ही है, जिस वजह से केवल 2 फैक्टर बने। 6 को डिवाइड करने वाले 1, 2, 3 और 6, 4 नंबर आपको मिल गए हैं। तो इसमें से आप देख पा रहे हैं कि मैंने या तो 1 लिखा या 2 लिखा या 2 से ज्यादा लिखा है। तो एग्जैक्टली जिनके 2 फैक्टर आ रहे हैं वो हमारे प्राइम नंबर का एग्जाम्पल है, जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा आ रहे हैं वो हमारे कॉम्पोजिट का एग्जाम्पल है। और वो नंबर जो ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, मतलब उनके ना ही 2 फैक्टर है ना ही 2 से ज्यादा है, तो वो केवल 1 है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में 1 लिख दिया है। तो 1 इज अ नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। एक इकलौता नंबर ऐसा है जो ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। तो होपफुली आपको समझ में आया है प्राइम कॉम्पोजिट के बारे में। अगर किसी को फैक्टर मल्टीपल समझना है तो मैं समझाता हूं कि एक्चुअली में फैक्टर वगैरह होते क्या है। फैक्टर, इसका दूसरा नाम डिवाइजर भी होता है। इसका यह मतलब है ऐसे नंबर जो किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करें। अगर मैं 10 की बात कर रहा हूं, 10 को डिवाइड कौन कौन सा नंबर कर सकता है? 1, 2, 5 और 10। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं 10 किस किस के टेबल में आता है, तो वो फैक्टर हो गए। तो यहां पर ये सभी क्या है? ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 10। अगर मैं बात करूं 20 की, तो 20 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ये फैक्टर्स ऑफ 20 हो गए। तो ये सभी नंबर्स 20 को डिवाइड कर रहे हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे मैं 20 का निकाल रहा हूं तो 1 और वो नंबर खुद, ये दोनों तो किसी नंबर के फैक्टर होते ही हैं। तो 10 का फैक्टर 1 और 10 तो मिलेगा ही, उसके अलावा भी कुछ नंबर मिलेंगे। 20 का फैक्टर 1 और 20 तो मिलेगा ही, इसके अलावा भी कुछ मिलेगा। तो ये फैक्टर हो गए। मल्टीपल की बात कर लेते हैं। मल्टीपल का मतलब है जो सिर्फ टेबल में आ जाते हैं, किसके? गुणनखंड में आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं, अगर मैं 2 का मल्टीपल निकालना चाह रहा हूं तो 2, 4, 6, 8, 10 आगे इनफाइनाइट तक जाता है, क्योंकि हमारी टेबल्स केवल 10 तक नहीं होती, इनफाइनाइट वैल्यू तक होती है। अगर एग्जांपल लीजिए 8 का, तो 8, 16, 24, 32 करके ये सभी क्या होंगे? मल्टीपल्स होते हैं। हर नंबर अपना मल्टीपल भी होता है, हर नंबर अपना फैक्टर भी होता है। तो जैसे 20 का फैक्टर 20 भी होगा और 20 का मल्टीपल 20 भी होगा। तो हर नंबर खुद का फैक्टर भी होता है, हर नंबर खुद का मल्टीपल भी होता है। तो ये होते हैं फैक्टर और मल्टीपल। आगे बात करते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड आता है कई बार, को प्राइम। को मतलब दो नंबर्स का प्राइम। इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 13 और 15। को प्राइम से ये मत समझना कि दोनों नंबर हमें प्राइम ही लेना है। दो नंबर ऐसा हो सकता है कि दोनों आपस में एक ऑड हो और एक इवन हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ऑड हो। फर्क क्या है कि दोनों जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम ही हो, एक प्राइम एक कॉम्पोजिट भी हो सकता है, या फिर दोनों प्राइम भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं।
13 के अगर मैं फैक्टर्स निकालता हूं तो केवल 1 और 13 ही आ रहे हैं, और 15 के फैक्टर्स निकालता हूं तो 1 और 15 ही आ रहे हैं, सॉरी 1, 3, 5 और 15 आ रहे हैं। अगर दो नंबर इस प्रकार से हैं कि उनका केवल 1 ही कॉमन फैक्टर हो, ओनली कॉमन फैक्टर इज 1, तो वो नंबर कोप्राइम कहलाते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपके दोनों नंबर्स प्राइम होना जरूरी है। एक कॉम्पोजिट एक प्राइम भी हो सकता है, दोनों प्राइम भी हो सकता है, ठीक है, दोनों कॉम्पोजिट भी हो सकता है, लेकिन कॉम्पोजिट में कोप्राइम मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप ये देख के चलिए कि दोनों प्राइम होना जरूरी नहीं है, एक प्राइम एक कॉम्पोजिट भी हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल लेके दिखाया है। शर्त यह है बस कि उनका कॉमन फैक्टर केवल 1 ही होना चाहिए, तो ये कोप्राइम नंबर होता है। आगे अगर मैं बात करूं, एक होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, डबल ऑफ द नंबर, डबल ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर्स। अगर किसी का डबल उसके फैक्टर्स का सम के बराबर हो जाए तो परफेक्ट नंबर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं 6 की बात कर रहा हूं, 6 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3 और 6। मैं एक जगह 6 का डबल कर रहा हूं तो 6 टू द 12 हो गया। एक जगह मैं सभी फैक्टर्स का एडिशन भी कर रहा हूं, यहां तो मैंने क्या किया, डबल ऑफ नंबर, यहां क्या किया, सम ऑफ फैक्टर्स। तो यहां पर भी कितना आ गया, 12 आ गया। तो जब भी डबल ऑफ गिवन नंबर सम ऑफ फैक्टर्स के बराबर आ जाएगा तो वो एक प्रकार का परफेक्ट नंबर हो जाएगा। तो क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का नंबर है तो इसकी डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये डबल ऑफ द गिवन नंबर व्हेनेवर इट बिकम्स इक्वल टू द सम ऑफ फैक्टर्स वी से दैट द पर्टिकुलर नंबर इज अ परफेक्ट नंबर। तो वो एक नंबर एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। आगे कुछ जानकारी मैं यहां पे लिखता हूं आपके लिए। क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो पूछ लेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। फिर वो ये भी पूछ सकते हैं ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर भी 2 ही होता है। थर्ड क्वेश्चन आएगा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो वो होता है 3। फिर आएगा स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, उसका आंसर होगा 4, क्योंकि 4 के फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 3 फैक्टर हो गए जिस वजह से कॉम्पोजिट हो गया। फिर आएगा स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर, ऑड भी हो और कॉम्पोजिट भी हो, तो वो एग्जांपल आएगा, नंबर आएगा 9। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। आगे आपको टॉपिक बताता हूं मैं। हम कैसे पहचान सकते हैं कोई नंबर ऑड है कि कोई नंबर इवन है। ऑड कौन से होते हैं, इफ अ नंबर एंड्स विद, कोई नंबर इन संख्याओं से खत्म हो रहा है तो वो नंबर ऑड नंबर कहलाता है। इफ अ नंबर एंड्स विद 2, 4, 6, 8, 0, मतलब कोई नंबर अगर ऐसे नंबर पे एंड कर रहा है जो 2 के टेबल में आता है तो वो इवन हो जाएगा, और अगर कोई नंबर इन नंबर से एंड कर रहा है जो कि 2 के टेबल में नहीं आता तो फिर वो ऑड हो जाएगा। तो ऑड और इवन बहुत सिंपल सा होता है, अगर वो 2 के टेबल में एंड कर रहा है तो इवन, अदरवाइज वो ऑड। 2 प्रकार के नंबर होते हैं, ऑड और इवन। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन था नंबर सिस्टम का। स्टार्टिंग हमने की
रियल और कॉम्प्लेक्स से फिर रियल नंबर के अंदर जो क्लासिफिकेशन हुआ वो हुआ हमारा रेशनल और इरेशनल का। रेशनल और इरेशनल के बारे में मैंने आपको बताया। रेशनल होते हैं टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, और इरेशनल होते हैं नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फिर रेशनल के अंदर हमने क्लासिफिकेशन किया डेसिमल और इंटीजर्स का। फिर इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव लिए। पॉजिटिव इंटीजर्स में होल नंबर नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा। फिर नेचुरल नंबर्स के अंदर प्राइम कंपोजिट के बारे में पढ़ा। फिर अब लेटेस्ट हमने ऑड इवन के बारे में पढ़ा। तो ये ओवरऑल नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन है। क्लास 10 तक तो इसके बाहर कुछ नहीं आता है। क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में और थोड़ी सी डिटेलिंग हो जाती है, लेकिन क्लास 10 तक तो ये सफिशिएंट रहता है नंबर सिस्टम के बारे में जानना। और हमने बात और किसी सी और बात की हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स की। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करते हैं, और मल्टीपल वो नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में आते हैं। तो वो फैक्टर हो गया और वो मल्टीपल हो गया। तो नंबर सिस्टम, हाँ, एक क्वेश्चन आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया था कि व्हाट इज अ नंबर। अगर आपसे नंबर की डेफिनेशन पूछी जाए नंबर क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? नंबर क्या है, संख्या क्या होती है? तो एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ये आईएएस का क्वेश्चन है, और आईएएस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मतलब होते आसान है लेकिन सोचना बहुत मुश्किल होता है। तो वहां पे मैंने आंसर सुना था, तो आंसर मुझे बहुत अप्रोप्रिएट आंसर लगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका आंसर क्या हो सकता है। लास्ट में तो आपको बताऊंगा ही कि वहां पर आंसर क्या दिया गया था, और वो आंसर आप भी दे सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ नंबर, कि नंबर क्या है। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर बनाइए, या इतने में यहाँ पे आंसर लिखता हूं। नंबर्स क्या है? केवल वो सिंबल्स हैं, वो चिन्ह हैं, वो प्रतीक हैं जो काउंटिंग के लिए, गिनती के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसको समझने का तरीका ये कि हम 1 को ऐसे बनाते हैं। किसी और लैंग्वेज में हो सकता है कि 1 को हम इस तरीके से बनाते हैं। तो हमने एक गिनती करने के लिए एक उसको एक सिंबल दे दिया, चिन्ह दे दिया, प्रतीक दे दिया, तो वही नंबर हो गया। तो ये एक आंसर था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, और आगे आके मैं ऐसे ही लेक्चर्स बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए। और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, ये मेरे लिए मोटिवेशन की तरह है। एंड थैंक यू सो मच बने रहने के लिए इस टाइम तक। थैंक यू।